बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज पढ़ रहे हैं इलास्टिसिटी। ठीक है। इलास्टिसिटी का मैंने पहले ही मतलब बताया था। इलास्टिसिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू चेंज। एबिलिटी टू चेंज, जैसे हम उर्दू में वर्ड यूज करते हैं लचक। लचक कभी इलास्टिक बैंड अगर हमने घर में यूज किया हो, इलास्टिक बैंड हमने घर में यूज किया हो तो होता क्या है, हम उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं। हम उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो अपनी जगह पे नहीं रहता, उसमें फर्क आ जाता है। जब उस पर हम प्रेशर अप्लाई कर देते हैं तो वो इनलार्ज हो जाता है, वो खिंच जाता है, और जैसे ही वो प्रेशर हम छोड़ देते हैं वो दोबारा अपनी हालत पे वापस आ जाता है। तो उसमें आप देख रहे होंगे, आप प्रेशर अप्लाई करते हैं उसके ऊपर, उस इलास्टिक बैंड पे आप प्रेशर अप्लाई करते हैं, उस पर जोर अप्लाई करते हैं, उसको खींचते हैं, तो जाहिर बात है उसका एक रिएक्शन भी होता है। उसका एक, आप एक्शन करते हैं तो उसका क्या होता है, एक रिएक्शन भी होता है। सेम एज इलास्टिसिटी भी यही इसी तरह का कॉन्सेप्ट है कि अगर आप कोई एक्शन एक्सर्ट करेंगे, अगर आप कोई फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो उसके अगेंस्ट रिएक्शन भी होगा। ठीक है। अगर हम सलाम दोस्तों वगैरह में देख लें तो दोस्तों में क्या होता है, हम कोई बात कर देते हैं, कभी कभार ये होता है कि हम कोई बात ऐसी कर देते हैं कि अगला बंदा जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव बिहेवियर कर लेता है, यानी हमने थोड़ा ही बोला होता है वो ज्यादा रिएक्शन कर देता है। कभी कभी सुना होगा ना, ड्रामे के अंदर वर्ड यूज करते हैं कि ये मेरे हाथ से जाया हो जाएगा, ये मेरे हाथ से जाया हो जाएगा, बाप पे मत जाइयो, माँ पे मत जाइयो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सो अमूमन आप लाइफ के अंदर भी देखते हैं कि हम कोई एक्शन करते हैं तो उसका एक रिएक्शन भी होता है। सो इलास्टिसिटी का बेसिक मतलब क्या होता है, इलास्टिसिटी का बेसिक मतलब क्या है कि अगर एक वेरिएबल है, अगर एक वेरिएबल है उसमें चेंज आता है, अगर एक वेरिएबल है उसमें एक चेंज आता है तो उस चेंज का दूसरे वेरिएबल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो जो इम्पैक्ट पड़ेगा उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी क्या होती है। इसको बेसिकली कुछ लोग जो हैं वो रेशो ऑफ परसेंटेज चेंज भी कहते हैं, रेशो ऑफ परसेंटेज चेंज भी कहते हैं। मतलब कि अगर एक वेरिएबल है उसमें कितना चेंज आता है, चेंज को ज्यादातर हम परसेंटेज में लेते हैं। हम उसमें भी ले सकते हैं, न्यूमेरिकल में भी ले सकते हैं कि अगर हमारे पास एक चीज 100 है, अब 150 होगी। लेकिन जब भी आपने दो वेरिएबल के दरमियान कंपैरिजन करना हो तो दोनों को सेम पेज पे लाना होता है। सेम पेज के लिए हम परसेंटेज चेंज लेते हैं। तो इस लास्टिटी में होता क्या है, हम एक वेरिएबल में जो परसेंटेज चेंज आ रहा है उसका दूसरे वेरिएबल पे कितना असर पड़ेगा, कितना फर्क आएगा, उसको हम जाके कंपेयर कर रहे होते हैं। और जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स में आपने एक चीज खास तौर पे पढ़ी है, यानी हम जब एक्शन रिएक्शन की बात करते हैं तो आप लोगों ने बकायदा पढ़ा है प्राइस के बारे में, कि प्राइस बढ़ती है तो समझना डिमांड पे क्या असर पड़ता है। प्राइस अगर बढ़ती है तो डिमांड पे समझना बेटा क्या असर पड़ता है, डिमांड डिक्रीज होती है। कम हो जाती है। ठीक है ना, डिमांड डिक्रीज हो जाती है, बिल्कुल सही फरमाया। अगर हम किसी चीज की प्राइस बढ़ाएंगे तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, ये हमने पढ़ा है। लेकिन कितनी डिक्रीज होगी, ज्यादा डिक्रीज होगी, थोड़ी बहुत होगी, या होगी नहीं, या फिर होगी नहीं, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें भी होती है जिन पे असर ही नहीं पड़ता, वहीं की वहीं रहती हैं। कुछ ऐसी चीजें होती है कि जिनकी डिमांड बहुत डिक्रीज हो जाती है, बहुत डिक्रीज हो जाती है, बड़ा फर्क आ जाता है। कुछ ऐसी होती है कि इतनी खास डिक्रीज नहीं होती, जितना प्राइस में फर्क आया होता है उसके मुकाबले में इतना नहीं होती। तो बेसिकली इसके अंदर इंटेंसिटी देख रहे होते हैं कि वो जो फर्क आ रहा है प्राइस की वजह से डिमांड में, वो कितना इंटेंसिटी होगा, वो कितना सेंसिटिव होगा, इसको हम कंपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन अगर आप गो थ्रू करेंगे तो इलास्टिसिटी इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। वही रेशियो ऑफ परसेंटेज वाली बात जो मैंने की, रेशियो ऑफ परसेंटेज वाली बात जो मैंने आप लोगों से की। ठीक है। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल टू चेंजेस इन अनदर वेरिएबल। उसमें हमारे पास एक वेरिएबल ज्यादातर क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। एक वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। ठीक है। और एक वेरिएबल जो होता है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट होता है। एक वेरिएबल क्या होता है, तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इलास्टिसिटी इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन वन वेरिएबल, वन डिपेंडेंट वेरिएबल टू चेंज इन अनदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
अमूमन जब हम बात करते हैं इलास्टिसिटी की, तो इलास्टिसिटी डिफरेंट हो सकती है, सप्लाई की भी हो सकती है, डिमांड की भी हो सकती है। तो जब हम डिमांड सप्लाई की बात करते हैं, तो एक जो वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट होता है वो हम प्राइस लेते हैं, वो हम क्या लेते हैं, प्राइस लेते हैं। और डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो हमारे पास डिपेंड करता है, वो हमारे पास क्वांटिटी डिमांड भी हो सकता है, वो हमारे पास क्वांटिटी सप्लाई भी हो सकता है। अगर आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं तो उसमें डिमांड आ जाएगा, ठीक है, और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात कर रहे हैं तो उसमें फिर सप्लाई आ जाएगा, ठीक है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी डिपेंड करता है। अगर हम डिमांड की बात करते हैं तो प्राइस के अलावा सर इनकम भी आ सकता है इसके अंदर, ठीक है, और प्राइस ऑफ अदर गुड्स भी आ सकता है, ठीक है। यहां तक मेरी बात क्लियर है? राफिया बेटा, यास्मीन बेटा, यहां तक मेरी बात क्लियर है? यस सर। अच्छा जी, अब आते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? ये ऊपर वाली डेफिनेशन है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड का वर्ड यूज कर लें। क्या हमारे पास इलास्टिक डिमांड क्या है? रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन एनी फैक्टर, i.e. प्राइस, इनकम और प्राइस ऑफ अदर गुड्स। इलास्टिक डिमांड क्या है कि क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आएगा, ज्यादा आएगा, कम आएगा, दूसरे फैक्टर की वजह से। वो दूसरा फैक्टर प्राइस भी हो सकता है। अगर वो प्राइस है तो फिर हम उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको हम पीडीसी शो करते हैं। अगर वो इनकम है कि लोगों की इनकम में अगर इजाफा होता है तो उनकी क्वांटिटी डिमांडेड में क्या इजाफा होगा, तो वो कहलाएगा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर वो प्राइस ऑफ अदर गुड है, आपने पढ़ा होगा सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्स का, अगर हमारे पास कार की डिमांड बढ़ती है, सॉरी कार की प्राइसेस बढ़ती हैं, कार की प्राइसेस बढ़ती हैं, तो पेट्रोल की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा, कितना इंटेंसिटी क्या होगी, ये कहलाएगा क्रॉस इलास्टिक डिमांड। क्योंकि आप पेट्रोल की क्वांटिटी डिमांड को कंपेयर किससे कर रहे हैं? कार की प्राइस से कर रहे हैं, पेट्रोल की प्राइस से नहीं कर रहे हैं। अगर पेट्रोल की क्वांटिटी डिमांडेड को आप पेट्रोल की प्राइस से कंपेयर करते हैं तो ये प्राइस इलास्टिक डिमांड होता है। और पेट्रोल की क्वांटिटी डिमांडेड को जब आप कंपेयर कर रहे हैं उसके साथ, कार की प्राइस के साथ, तो ये कहलाएगा क्रॉस इलास्टिक डिमांड। तो प्राइस ऑफ अदर गुड होगा तो ये कहलाएगा क्रॉस इलास्टिक डिमांड। यहां तक बात क्लियर है मेरी? सर थर्ड पॉइंट फिर से समझा दें। थर्ड पार्ट फिर समझ। इलास्टिक डिमांड तीन तरह की होती है, ठीक है। पहली होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिक डिमांड क्या है कि क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आएगा, कितना परसेंटेज चेंज आएगा अगर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट चेंज हो जाए, ठीक है। अगर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट में कोई भी चेंज आता है तो उससे क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आएगा, ये है प्राइस इलास्टिक डिमांड। फॉर एग्जांपल पेट्रोल, पेट्रोल की प्राइसेस अगर इंक्रीज होती हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, कम होगी। कितनी कम होंगी, कितने परसेंटेज कम होगी? तो पेट्रोल की प्राइसेस का पेट्रोल की ही क्वांटिटी डिमांड पर फर्क देख लें। एसी 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 की प्राइसेस अगर इंक्रीज होती हैं तो एसी की क्वांटिटी डिमांड पे क्या असर पड़ेगा? तो आप एसी की प्राइस का इंपैक्ट एसी के ही डिमांड के ऊपर ले रहे हैं, ठीक है। मतलब जो जो प्रोडक्ट की प्राइस है उसी प्रोडक्ट की आप क्वांटिटी डिमांड ले रहे हैं। दोनों चीजें सेम है, प्राइस एंड क्वांटिटी एक ही प्रोडक्ट की तरफ इशारा करती है। क्रॉस इलास्टिसिटी में क्या होता है, हम क्वांटिटी डिमांड को कंपेयर करते हैं दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस के साथ, उस प्रोडक्ट के साथ नहीं जिसकी हम क्वांटिटी डिमांड बात कर रहे हैं, दूसरे प्रोडक्ट के साथ। लाइक जैसे एसी की एग्जांपल ले रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि अगर हमारे पास बिजली की प्राइस में कोई फर्क आता है, बिजली इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस में फर्क आने की वजह से एसी की डिमांड पे कितना असर पड़ेगा, कितनी क्वांटिटी में इजाफा होगा या कितनी क्वांटिटी में कमी आएगी, ये हम अगर देख रहे हैं तो ये कहलाएगा क्रॉस इलास्टिक डिमांड। एक और एग्जांपल, पेप्सी की प्राइसेस में फर्क आ रहा है, पेप्सी की प्राइसेस में फर्क आ रहा है, और आप ये देखना चाह रहे हैं कि पेप्सी की प्राइस में फर्क आने की वजह से कोको कोला की क्वांटिटी डिमांड में कितना असर पड़ेगा, तो ये कहलाएगा क्रॉस इलास्टिक डिमांड। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि इसमें प्राइस इलास्टिक डिमांड में दोनों चीजें एक ही प्रोडक्ट से रिलेटेड है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड दोनों एक ही प्रोडक्ट से रिलेटेड है। और क्रॉस इलास्टिसिटी में क्या होता है, जिस प्रोडक्ट की आप क्वांटिटी डिमांड ले रहे होते हैं उसको कंपेयर किसी दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस से कर रहे होते हैं, उसकी अपनी प्राइस से नहीं कर रहे होते। जी बेटा, क्लियर हुई बात?
जी बेटा, बात कर रही। सर कोई एग्जांपल दें। एग्जाम्पल दो, क्रॉस इलास्टिक डिमांड की एग्जाम्पल दो। ठीक है, जी क्रॉस इलास्टिक डिमांड की एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए, तो अगर मैं कार की प्राइसेस में इजाफा करता हूँ, ठीक है, कार की प्राइसेस में इजाफा करता हूँ, तो जाहिर सी बात है पेट्रोल की डिमांड में भी क्या होगा, पेट्रोल की डिमांड में कमी आएगी। ठीक है, कार की प्राइसेस में इजाफा होगा तो कार की प्राइसेस में इजाफा होने से क्या होगा, लोग कार कम यूज करेंगे, कार कम यूज करेंगे तो पेट्रोल की डिमांड भी कम हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरीके से हम बात करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, पेप्सी। पेप्सी की प्राइस में आप इजाफा करें और ये देखें कि कोको कोला जो है उसकी डिमांड पे क्या असर पड़ेगा। तो पेप्सी की प्राइस में जब आप इजाफा करेंगे तो कोको कोला की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, कोको कोला की डिमांड में इजाफा हो जाएगा, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट है। ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूट है। तो सब्स्टिट्यूट के क्या होता है, पॉजिटिव बिहेवियर होता है, यानी किसी भी सब्स्टिट्यूट की प्राइस में अगर इजाफा होता है तो दूसरे सब्स्टिट्यूट की क्या होती है, डिमांड में इजाफा हो जाता है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। इसी तरीके से मैंने आपको एक और एग्जांपल दी इलेक्ट्रिसिटी की, कि इलेक्ट्रिसिटी अगर आपके पास इसकी प्राइसेस में कमी आती है, इसकी प्राइस में क्या होती है, कमी आती है, तो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस में कमी आने की वजह से क्या होता है, हम एसी की बात करते हैं, गर्मी का मौसम चल रहा है तो जाहिर बात है एसी की डिमांड में इजाफा होगा। तो इन तीनों एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, मैं प्राइस किसकी ले रहा हूं, प्राइस में कार की ले रहा हूं, और उसका फर्क किस पे देख रहा हूं, पेट्रोल पे देख रहा हूं। दोनों चीजें अलग अलग है या एक ही है, कार एंड पेट्रोल अलग अलग चीजें या एक ही है, राफिया बेटा? अलग अलग है। अलग अलग है ना। इसी तरीके से मैं पेप्सी की प्राइसेस में इजाफा हो रहा है और उसका इम्पैक्ट देख रहा हूँ कोको कोला की क्वांटिटी डिमांड के ऊपर। अगेन ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, रिलेट करती हैं पर इन टर्म्स ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री रिलेट करती है, बिल्कुल सेम नहीं है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस में इजाफा या कमी आ रही है, उसका इम्पैक्ट मैं एसी की डिमांड के ऊपर देख रहा हूँ। तो ये कहलाता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इन शॉर्ट, जब हम किसी भी यानी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जो हमारे पास परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आ रहा है ड्यू टू प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ड्यू टू प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, तो हमारे पास प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट की में जो प्राइस में चेंज आ रहा है उसका क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या असर पड़ेगा, ये हमारे पास कहलाता है क्रॉस इलास्टिक डिमांड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कुछ हद तक बात क्लियर हुई या और भी एग्जांपल दे दूं? जी सर क्लियर होगी। ठीक है, ठीक है, और भी एग्जांपल्स में आ सकती हैं हमारे पास, और भी एग्जांपल आप ले सकती हैं। जैसे हमारे पास अगर हम बात करते हैं, हमारे पास मार्केट में बहुत सारी चीजें जो सब्स्टिट्यूट हैं, कॉम्प्लीमेंट वगैरह के अंदर आती हैं। एक सर मिनट, मिल्क टी। जी जी जी, क्या कह रहे हैं? मिल्क और टी। मिल्क और टी की एग्जांपल बहुत अच्छी है, कॉफी एंड टी की एग्जांपल आप ले सकती हैं। ठीक है ना, मिल्क और टी की एग्जांपल ले सकती हैं। अगर मिल्क की प्राइसेस अगर बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है चाय की डिमांड पे असर पड़ेगा। मिल्क की प्राइसेस बढ़ेंगी तो चाय क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी, एक्सपेंसिव हो जाएगी, तो लोग क्या करेंगे, चाय की डिमांड कम करेंगे। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं कॉम्प्लीमेंट की, सब्स्टिट्यूट्स की। ठीक है बेटा, अच्छा जी, अब आते हैं हम लोग हमारा जो पहला टॉपिक है वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिक डिमांड, ये अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, प्राइस इलास्टिक डिमांड क्या है, इट इज अ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, इट इज अ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, it is the degree of responsiveness of quantity demanded to changes in the price of a product। किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज आता है, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज आता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आएगा, ये कहलाता है प्राइस इलास्टिक डिमांड। पेट्रोल की प्राइस में चेंज आता है तो पेट्रोल की डिमांड पे कितना असर पड़ेगा, ये कहलाता है प्राइस इलास्टिक डिमांड। कार की प्राइस में चेंज आता है तो कार की डिमांड पे कितना असर पड़ेगा, कितना इंटेंसिटी होगी, ये हमारे पास कहलाता है प्राइस इलास्टिक डिमांड। ठीक है, इसी तरीके से आप कोई भी एग्जांपल ले लें, जो है खाने पीने की गारमेंट्स की एग्जांपल ले लें। कोई भी गारमेंट है, कोई भी क्लॉथ आप यूज कर रहे हैं ब्रांड का, गुलेमत हो गया,
खादी हो गया, उनकी प्राइसेस में अगर फर्क आता है तो उनकी डिमांड पे कितना असर पड़ेगा, ज्यादा फर्क पड़ेगा, कम फर्क पड़ेगा, ये कहलाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इसको मेजर कैसे करते हैं, हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा रिएक्ट कर रही है या कम रिएक्ट कर रही है या बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रही है, हम कैसे पता लगाएंगे? तो इसके लिए हम मैथमेटिकल एक फॉर्मूला यूज करते हैं। तो जनरली जो फॉर्मूला यूज होता है इसके लिए वो होता है हमारे पास पीईडी, इसको पीईडी से जाहिर करते हैं। ठीक है, पीईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। परसेंटेज मैंने आपको पहले ही बताया था, हम परसेंटेज में लेते हैं चेंज जो भी है, ताकि दोनों सेम पेज पे आ जाए। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो हमारे पास जो आंसर आएगा उस आंसर के जरिए में पता लगेगा कि हमारे पास वो जो डिमांड है वो ज्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है। ठीक है, अभी जरा मैं इस पर बात कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ी परेशानी होती है सुपरवाइज फॉर्मूले में। अगर मैं इसको ओपन करूँ ना, कोई भी आपने परसेंटेज चेंज फाइंड करना है, उसका तरीका ये होता है कि आप न्यू वैल्यू में से ओल्ड वैल्यू को माइनस करते हैं, न्यू वैल्यू में से ओल्ड वैल्यू को आप माइनस करते हैं और डिवाइड करते हैं ओल्ड वैल्यू के साथ और मल्टीप्लाई बाय कर देते हैं 100 से। तो आपके पास परसेंटेज चेंज फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मेहनत ज्यादा हो जाती है इस सुपरवाइज फॉर्मूले में, ये भी करके दिखा दूंगा, कोई इशू नहीं है। तो मेहनत बंदे की ज्यादा हो जाती है इस सुपरवाइज फॉर्मूले में। तो इसके लिए हम दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं, इसकी डेरिवेशन हमें नहीं सीखनी, वरना इसी फॉर्मूले को ओपन करके मैं ड्राइव कर सकता हूँ ये नीचे वाला फॉर्मूला। ये नीचे वाला फॉर्मूला ज्यादा आसान है। इसमें पीईडी इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी, ये जो हमारे पास है ना, ये चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी का मतलब है न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू, सिर्फ ये न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस का मतलब है न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू, मतलब न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस, मल्टीप्लाई बाय P1 डिवाइडेड बाय Q1। P1 से मुराद है ओल्ड प्राइस, Q1 से मुराद है ओल्ड क्वांटिटी। क्या मतलब है, मैं जरा एग्जांपल से इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर सपोज हम बात करते हैं प्राइस, और यहां लिख देते हैं क्वांटिटी। ठीक है, पहले हमारे पास जो प्राइस थी, यानी ओल्ड जो हमारे पास प्राइस थी वो थी 100, और लोग डिमांड कर रहे थे कितनी, 1000। अब हमारे पास प्राइस कितनी हो गई, 110। 10% प्राइस में इजाफा हो गया। प्राइस में इजाफा होगा, लोग क्वांटिटी डिमांड क्या कर दी, लोगों ने कम कर दी। ठीक है, अच्छा जी अब मुझे कहा जाता है इसका पीडी मालूम करो। ठीक है, तो पीडी कैसे मालूम करते हैं, पीडी इज इक्वल टू, गौर से देखिएगा बेटा, सबसे ऊपर आएगा चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी, ये जो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, ये वाला चेंज इन क्वांटिटी का मतलब है न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू। न्यू वैल्यू से अगर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो क्वांटिटी में न्यू वैल्यू ये रही, और ये ओल्ड वैल्यू है। 1000 जो है वो ओल्ड वैल्यू है और 700 आपके पास न्यू वैल्यू है। तो आपने क्या करना है, 700 ये न्यू वैल्यू है, माइनस ओल्ड वैल्यू कितनी है, 1000, ये कर देना है, ये आ जाएगा चेंज इन क्वांटिटी। यहां तक मेरे साथ है बेटा? जी सर। अच्छा, इसके बाद आते हैं हम प्राइस के ऊपर। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये चेंज इन प्राइस है। चेंज इन प्राइस, ये परसेंटेज चेंज नहीं है, जस्ट चेंज इन प्राइस है। जब चेंज इन प्राइस, खाली चेंज मालूम करना है, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू कर दें, तो यहाँ पे न्यू वैल्यू हमारे पास कितनी है, न्यू वैल्यू हमारे पास 110 है, ये सर आपने वाली। 700 माइनस 1000 क्यों लिखा है? 1000 माइनस 700 होगा ना। बेटा ओल्ड वैल्यू पुरानी वैल्यू को कहते हैं, पहले कितनी थी, 1000। पहले 1000 थी ना, तो हम न्यू माइनस ओल्ड करते हैं ना, चेंज देख रहे हैं ना, चेंज। ओके। चेंज में हमेशा हम न्यू वैल्यू पहले रखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 110 था, ये हमारे पास 700 था। ठीक है, ये ओल्ड वैल्यूज हैं और ये न्यू वैल्यूज हैं। न्यू वैल्यूज को कहते हैं जो चेंज के बाद आती है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाए प्राइस के ऊपर। प्राइस में हमारे पास ये ओल्ड वैल्यू है, ये न्यू वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, 110 में से माइनस कर देंगे 100, मल्टीप्लाई बाय P1 का मतलब क्या है, P1 का मतलब है ओल्ड वैल्यू, ओल्ड प्राइस। P1 का मतलब है ओल्ड प्राइस या ओरिजिनल प्राइस भी कुछ लोग कहते हैं, और Q1 का मतलब है ओल्ड क्वांटिटी, और कुछ लोग ओरिजिनल क्वांटिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो ओल्ड प्राइस कितनी थी, 100 बिफोर चेंज।
ओल्ड क्वांटिटी कितनी थी 1000। तो आप में से कोई मुझे बता सकता है इसका आंसर क्या आएगा? -3। जी बेटा। तो -3। जी कंफर्म बताएं। जी सर यही यही आंसर आ रहा है कंफर्म? है। ओके जी आंसर आ रहा है। क्या आंसर है? -3। तो सर ये हमें क्या बताता है? ये -3 हमें क्या बताता है? तो इसके अंदर एक तो माइनस माइनस साइन आ रही है। माइनस साइन ये बताती है कि माइनस साइन लॉ ऑफ डिमांड की वजह से, माइनस साइन लॉ ऑफ डिमांड की वजह से। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? प्राइस एंड क्वांटिटी का आपस में क्या रिलेशन है, मुझे बता सकते हैं? इनवर्स रिलेशन। नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव। इनवर्स रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। मतलब अगर आपकी प्राइस में इजाफा होगा तो क्वांटिटी क्या होगी? कम। प्राइस में कमी आएगी तो क्वांटिटी क्या होगी? बढ़ेगी। यानी दोनों का इनवर्स रिलेशन है। इसलिए इसका आंसर हमेशा माइनस आता है। हमेशा जब भी आप आंसर निकालेंगे इसका माइनस में आएगा। तो माइनस में क्यों आ रहा है इसका आंसर? माइनस में जो इसका आंसर आ रहा है वो लॉ ऑफ डिमांड की वजह से आ रहा है। कि लॉ ऑफ डिमांड कहता है जब भी आप किसी प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ाएंगे उसकी डिमांड में क्या होगा? इनवर्स चेंज आएगा। प्राइस बढ़ाएंगे क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, प्राइस कम करेंगे क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। तो इसकी साइन तो बताती है कि भाई ये जो है नॉर्मल गुड है। मतलब यानी अगर आप प्राइस बढ़ाएंगे तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी। तो इसकी साइन को आप कर दें इग्नोर। असल चीज जो है वो वैल्यू है हमारे पास, ये 3। ठीक है। सर तो ये चेंज इन डिमांड है। क्या चीज? जो -3 है ये चेंज इन डिमांड है। नहीं, -3 कुछ और चीज है। माइनस में कह रहा हूँ, माइनस जो आपके पास आंसर आ रहा है ये लॉ ऑफ डिमांड की वजह से आ रहा है। सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये -3 है क्या? 3 जो है ना आपको इंटेंसिटी शो कर रहा है। 3 आपको इंटेंसिटी शो कर रहा है कि अगर आप प्राइस में कितना फर्क लेकर आएंगे तो उससे उसमें कितना चेंज आएगा। आपके पास क्या नाम है अपना, अगर प्राइस में 1% चेंज करता हूं तो क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा, कितना परसेंट चेंज आएगा, ये शो कर रहा है। तो इसको इस तरह भी कुछ लोग कहते हैं, इस 3 का मतलब है 3%। 3 का मतलब क्या है? 3%। मतलब अगर आप प्राइस के अंदर 1% चेंज करते हैं तो क्वांटिटी में 3% चेंज आएगा। आप जरा यहाँ चेक करें प्राइस में कितना परसेंट चेंज आया, अगर मैं आपसे पूछता हूँ। अगर आप यहाँ 12%। चेक, प्राइस में 100 से 110 हो गई, 100 से 110 हो गई, 10% चेंज आया। कितना चेंज आया? 10% चेंज आया। जबकि हमारे पास आंसर आ रहा है -3। तो 3 क्या बताता है? 3 बताता है 3% चेंज आएगा क्वांटिटी में अगर प्राइस में 1% चेंज होता है। तो यहाँ 10% चेंज हुआ है, तो क्वांटिटी में कितना चेंज आना चाहिए? 30% चेंज आना चाहिए। अगर 1% पे 3% आता है, 2% पे 6 हो जाएगा, 3% पे 9 हो जाएगा। ठीक है, 4% पे 12 हो जाएगा, 5% पे 15 हो जाएगा। तो अगर आप क्वांटिटी में फर्क देखें, क्वांटिटी 1000 से 700 हो गई, 1000 का आप 30% निकालें कितना आएगा? यास्मीन बेटा 1000 का आप 30% निकालें कितना आएगा? 300 आएगा। ठीक है, तो इसमें इतना जी ये नहीं जाए। समझ आ हाँ, आप मुझसे पूछ रहे थे 3 का क्या मतलब है? 3 का मतलब ये कि क्वांटिटी में कितना परसेंट चेंज आएगा अगर प्राइस में 1% चेंज आए, 1% चेंज आए। ठीक है। अच्छा जी, अब जरा बात सुनिएगा। पीईडी में माइनस साइन जो हमारे पास आ रही होती है ये तो लॉ ऑफ डिमांड की वजह से आ रही होती है। हमारे लिए जो मेन फिगर है वो ये 3 है। ये 3 हमारे लिए मेन फिगर है। तो हमारे पास 5 किस्म की होती है प्राइस इलास्टिसिटी। कितने किस्म की होती है? 5 किस्म की होती है प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, 5 किस्म की होती है। मैं आगे नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ। वैल्यू के हिसाब से हम प्राइस इलास्टिसिटी को 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं वैल्यू के हिसाब से। वो 5 किस्म की कौन कौन सी हो सकती हैं उसको मैं बता देता हूँ। एक तो ये कि आपके पास वैल्यू जो है वो आ जाए ग्रेटर देन 1। ठीक है, ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है? कि प्राइस में 1% चेंज आ रहा है और डिमांड में 1% से ज्यादा आ रहा है, डिमांड में ज्यादा चेंज आ रहा है। ये हमारे पास कहलाता है इलास्टिक। इसको हम कहते हैं, ये क्या है, सॉरी एक
ये कहलाता है प्राइस इलास्टिक डिमांड, अगर 1 से ज्यादा चेंज है। दूसरा हमारे पास है 1 से कम आए। 1 से कम आने का मतलब क्या है कि प्राइस में 1% चेंज आ रहा है और क्वांटिटी डिमांडेड में 1% से भी कम आ रहा है, यानी प्राइस से भी कम आ रहा है। प्राइस में इतना, डिमांड में इतना कोई खास फर्क नहीं आ रहा, इसको हम कहते हैं प्राइस इन इलास्टिक डिमांड। इसको हम क्या कहते हैं? प्राइस इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है। अच्छा, ये दोनों बड़े अहम है, ये जो हम पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह, ये मैं करवा रहा हूँ आपको, कोशिश करके इनमें से एक करवा देता हूँ आज। तीसरी हमारे पास होती है जब आंसर आपका इक्वल टू 1 आ जाए, एग्जैक्ट 1 आ जाए, यानी माइनस तो आएगा ही आएगा, बस माइनस 1 आ जाए, एग्जैक्ट 1 आ जाए, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? ये कहलाता है यूनिटरी। ये स्पेशल केसेस हैं, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते। ये कहलाता है यूनिटरी प्राइस इलास्टिक। और दो और भी स्पेशल केसेस है हमारे पास। एक ये है कि जब आपके पास आंसर जो है वो इक्वल टू 0 आ जाए, और एक ये कि आपके पास इंफिनिटी आ जाए, मतलब एरर आ जाए, एरर आ जाए। ये स्पेशल केसेस है। ठीक है। अच्छा, जब आंसर 0 आ जाए, 0 का मतलब ये प्राइस में हमने जो चेंज किया ना, क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ ही नहीं रहा, क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ ही नहीं रहा, अपनी जगह पे बिल्कुल चेंज नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास कहलाता है परफेक्टली प्राइस इन इलास्टिक डिमांड। ये कहलाता है परफेक्टली प्राइस इन इलास्टिक डिमांड। और उसके बाद एक इंफिनिटी है। इंफिनिटी का मतलब बहुत ज्यादा चेंज आ गया, ये कहलाता है परफेक्टली प्राइस इलास्टिक डिमांड। जी बेटा, अगर ये चीजें लिखनी हो तो मैं आगे जाऊंगा। जी सर, लिख ली। राफिया बेटा, संजना बेटा, कोई इश्यू, कोई बात? नो सर। ठीक है। अब हम आते हैं, सबसे पहला हमारा समझते हैं जो हमारे पास है। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, जो ये दोनों है ना, इसको अच्छी तरीके से समझना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट भी करते हैं, इसका आपको सामना भी करना पड़ता है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग प्राइस इलास्टिक डिमांड के ऊपर आते हैं। प्राइस इलास्टिक डिमांड के ऊपर आते हैं। प्राइस इलास्टिक डिमांड के ऊपर आते हैं कि इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी कैलकुलेशन क्या होती है और उसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो पहले एक एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं। फॉर सपोज मैं बात कर रहा हूँ गारमेंट्स की, और गारमेंट्स में मैं कोई ब्रांड ले लेता हूँ गुल अहमद। गुल अहमद, गुल अहमद का कोई फैशन है, कोई ड्रेस है, बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत अच्छी मार्केट में चल रही है। ठीक है। उसकी प्राइस उन्होंने रखी थी 2000, तो क्वांटिटी डिमांडेड थी 20,000 फॉर सपोज। ठीक है। उन्होंने प्राइसेस कम कर दी, प्राइसेस कम कर दी, प्राइसेस उन्होंने कर दी 1200। प्राइसेस कितनी कर दी? 1200। ठीक है। क्या ख्याल है, डिमांड में इजाफा होगा? डिमांड में इजाफा हो गया। डिमांड हो गई कितनी? 50,000 हो गई। ठीक है। अच्छा जी, बेसिकली प्राइस इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या है? ये बहुत इलास्टिक है। बहुत इलास्टिक से मुराद, आप थोड़ा भी प्रेशर करेंगे ना, खींचेगा ज्यादा। इलास्टिक बैंड होते हैं ना, इलास्टिक बैंड होते हैं। तो इलास्टिक बैंड किसको कहते हैं? मतलब आप थोड़ा भी प्रेशर अप्लाई करें, बहुत खिंच जाता है, और जैसे ही छोड़ देते हैं वापस अपनी हाल पे आ जाता है। मतलब ये बहुत सेंसिटिव है, थोड़ा भी फर्क करेंगे ज्यादा चेंज आ जाएगा। तो पहले हम इसका पीडी कैलकुलेट करते हैं, वो कितना आ रहा है। इसमें हमेशा आंसर 1 से ऊपर आता है आपका। ठीक है। तो पीडी कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम चेक कर लेते हैं। पीडी में हमेशा क्वांटिटी ऊपर आती है सबसे पहले, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस। तो सबसे पहले हम लिखेंगे चेंज इन क्वांटिटी। अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस,
ये आप याद कर लें। बाकी इसका रिवर्स है, यानी इसके सामने P आ जाएगा P1 और इसके सामने आ जाएगा Q1। तो सबसे पहले हम आते हैं चेंज इन Q के ऊपर। तो सबसे पहले क्या है कि न्यू वैल्यू कौन सी है हमारे पास 50,000, ओल्ड वैल्यू हमारे पास कितनी है 20,000। तो हम 50,000 में से 20,000 को माइनस कर देते हैं, ये हो गया चेंज इन क्वांटिटी। डिवाइड कर देते हैं चेंज इन प्राइस। अगेन न्यू में से न्यू कितनी है 1200, 1200 में से माइनस कर देंगे 2000, 2000 ओल्ड वैल्यू है हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय ऊपर चेंज इन क्वांटिटी था, नीचे चेंज इन प्राइस था। अब उलट होगा यहाँ पे, यानी प्राइस आएगी सबसे पहले, और प्राइस आएगी ओल्ड वाली, P1 से मुराद ये पुरानी वाली चेंज से पहले, मतलब ये वाली 2000। सो हम 2000 लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय आपके पास क्वांटिटी भी कौन सी आएगी ओल्ड वाली आएगी, वो कितनी है 20,000। सो 20,000 हम यहाँ पे लिख देते हैं। जी बेटा क्या आंसर आया 5. 5 आंसर आया। कितना 5 -5 आंसर आया। आंसर में माइनस तो आया होगा ना आपके पास, तो या वो नहीं आया? मैं दिखाता हूँ आपको आ क्या होगा। देखिए 50 में से 20,000 माइनस के ही आ जाएगा 30,000, ठीक है। डिवाइडेड बाय 1200 में से 2000 माइनस किया, ये हो जाएगा -800, मल्टीप्लाई बाय 2000 डिवाइडेड बाय 20,000। तो आपके पास आंसर में माइनस आ गया ना, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू -5। PED इज इक्वल टू -5। बेटा -5 आंसर आ रहा है सबके पास, कंफर्म करें। सर ठीक है, माइनस साइन तो मैंने आपको बता दिया था, माइनस साइन लॉ ऑफ डिमांड की वजह से आ रहा होता है, सर क्योंकि मेरा आंसर जो है ना पॉइंट्स में आ रहा है। चेक करें क्या गलती की है, कैलकुलेटर चेक करें। मैं भी कैलकुलेटर लगा देता हूँ, चेक कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। सर मेरे पास 3.75 आ रहा है। हाँ 3.75 आ रहा है ना, चेक कर लो। जी बेटा बताएं क्या आंसर आ रहा है। -3.75। ठीक है ओके, कोई इशू नहीं। ठीक है -3.75 आया। तो मुझे बताएं ये 1 से अबव है या 1 से कम है। माइनस को इग्नोर कर दें, माइनस साइन को भूल जाएं, सिर्फ वैल्यू को देखें, जो वैल्यू है ना इसको देखें, क्या ये 1 से ऊपर है या 1 से कम है। 3.75 1 के बाद आती है 1 से पहले आती है, 1 के बाद आती है, मतलब 1 से ऊपर है। तो जब भी पीईडी हम कैलकुलेट करें, प्राइस इलास्टिक डिमांड कैलकुलेट करें, और हमारे पास आंसर 1 से ऊपर आए, 1 से ऊपर आए, तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो करता है हमारे पास कि चेंज इन क्वांटिटी ज्यादा है, क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा चेंज आ रहा है प्राइस के मुकाबले में। और ये 3.75 क्या शो कर रहा है, अगर प्राइस में 1% में चेंज करो, सिर्फ 1%, क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज होगा 3.75% चेंज होगा, यानी 1% से ज्यादा चेंज होगा। सो इसको हमेशा हम कहते हैं प्राइस इलास्टिक डिमांड, प्राइस इलास्टिक डिमांड कहते हैं। इसकी डेफिनेशन में लिखवा देता हूं, इसकी डेफिनेशन आप लिख लें, व्हेन a small proportionate change in price generates a large proportionate change in quantity demanded, large proportionate change in quantity demanded, then it is known as price elastic demand। इसको हम क्या कहते हैं, प्राइस इलास्टिक डिमांड। इसकी डेफिनेशन में अगर और इजाफा करना हो तो आप ये भी कह सकते हैं
कि when PED is greater than 1, when PED is greater than 1, definition के अंदर ही when a small proportionate change in price, when a small proportionate change in price generate a large proportionate change in quantity demanded, as well as PED is greater than 1, then demand is known as price elastic demand. ठीक है, as well as PED is greater than 1, then it is known as price elastic demand. तो प्राइस इलास्टिक डिमांड हम किसे कहते हैं? जब हमारे पास प्राइस में थोड़ा चेंज आए लेकिन क्वांटिटी डिमांड में उसके मुकाबले में ज्यादा चेंज आए। और इधर मैंने आपको बताया भी, ये 3.75 क्या शो करता है? ये शो करता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड शो करता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अगर और दूसरा ये सिंगल आंसर है तो ये बेसिकली ये बता रहा होता है कि हमारे पास अगर प्राइस में 1% चेंज होगा, प्राइस में आप 1% चेंज करें 1%, तो क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज हो जाएगा? 3.75% चेंज आएगा। तो मुझे बताएं कौन सा ज्यादा है, क्वांटिटी डिमांड का चेंज ज्यादा है या प्राइस का ज्यादा है? सर क्वांटिटी डिमांड का चेंज ज्यादा है। जब भी क्वांटिटी डिमांड का चेंज ज्यादा होगा हमेशा डिमांड इलास्टिक कहलाएगी, प्राइस इलास्टिक डिमांड कहलाएगी। वो यहां तक मेरे साथ हैं? जी सर। सर इसको ग्राफिकली कैसे शो करेंगे? चलो कैलकुलेशन में हम देख लेंगे। आंसर 1 से ऊपर आ रहा है हम बोलेंगे इलास्टिक, आंसर 1 से ऊपर आ रहा है हम बोल देंगे इलास्टिक, ठीक है। तो सर इसको डायग्रामेटिकली हम कैसे शो करेंगे, ग्राफिकली इसको हम कैसे शो करेंगे? तो इसको ग्राफ बनाने का तरीका ये है कि आपने क्या करना है, डिमांड कर्व कैसे होती है? नेगेटिव स्लोप होती है, ठीक है। हमारे पास डिमांड कर्व कैसे होती है? नेगेटिवली स्लोप होती है, ठीक है। यू नहीं होती, यू नहीं होती, ये गलत है, नेगेटिव स्लोप होती है, इसका ख्याल कीजिएगा। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल 45 डिग्री वाली नहीं बनानी, 45 डिग्री वाली नहीं बनानी, आपने फ्लैट बनानी है, फ्लैट हॉरिजॉन्टल की तरफ ज्यादा करनी है। क्योंकि देखो यहां हम प्राइस लिखते हैं और यहां हम क्या लिखते हैं? क्वांटिटी लिखते हैं। तो इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, क्वांटिटी में ज्यादा चेंज आ रहा होता है। तो जो आपकी कर्व है ना, उसका मुंह जो है वो इसकी तरफ ज्यादा होना चाहिए, क्वांटिटी की तरफ ज्यादा होना चाहिए। क्या मतलब है? देखिए एक कर्व यू भी बन सकती है, ठीक है। ये कर्व जो है ना ये बिल्कुल वर्टिकल शेप की तरह है, मतलब यानी जिस तरह ये शेप स्टैंड है ना, खड़ी हुई है, ये उसके करीब करीब है, ठीक है। और एक शेप जो है वो यू भी बन सकती है, यू भी बन सकती है, यू। अब जिस तरह ये कर्व यू है ना हॉरिजॉन्टल, तो ये हॉरिजॉन्टल के करीब करीब है। तो इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, इलास्टिक डिमांड में हम लोगों को ये बता रहे होते हैं कि क्वांटिटी में ज्यादा चेंज आ रहा है, क्वांटिटी में ज्यादा चेंज आ रहा है, क्वांटिटी ज्यादा डोमिनेटिंग है। तो क्वांटिटी की लाइन क्या है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है। तो जो भी डिमांड कर्व आप बनाएंगे वो फ्लैट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फ्लैट बनाएंगे। मतलब आपकी डिमांड कर्व यू होनी चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपकी डिमांड कर्व जो है वो यू होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे होनी चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को? डिमांड कर्व आपकी ऐसे होनी चाहिए। अब सर हमें कैसे पता लगेगा कि आप जो कह रहे हैं कि प्राइस में अगर थोड़ा फर्क आएगा, डिमांड में ज्यादा फर्क आएगा, उसको चेक कराएं? तो चेक करा देते हैं आपको। फॉर सपोज प्राइस हमारे पास ये थी, ठीक है, तो डिमांड हमारे पास कितनी थी? इतनी थी, ठीक है, ओके। अब हमने क्या कर दिया, प्राइस हमने कम कर दी, प्राइस हमने कम कर दी, और थोड़ी कम करता हूं प्राइस जो है, ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास डायग्राम बन गई। अब इसमें अगर आप देखें, ये जो है ना हमारे पास प्राइस में कमी आई है, प्राइस P1 थी P2 हो गई, ये प्राइस की कमी को शो करती है। ये जगह जो है ये प्राइस की कमी को शो करती है। और ये वाली जगह जो है ना, ये वाली जगह जो है, ये आपके पास जो है ना, ये क्वांटिटी की जो इंक्रीज हो रहा है उसको शो करती है। ये वाला स्पेस जो है ये क्वांटिटी की जो इजाफा हो रहा है उसको शो करता है। तो आप मुझे खुद बताएं कौन सा रेक्टेंगल बड़ा है, प्राइस वाला रेक्टेंगल बड़ा है या क्वांटिटी वाला रेक्टेंगल बड़ा है? क्वांटिटी। क्वांटिटी वाला। अभी हमने बात की ना कि प्राइस में कम चेंज आया, प्राइस में कम चेंज आया, लेकिन क्वांटिटी में क्या हुआ है? ज्यादा चेंज आया।
तो ऐसी जो भी डिमांड होगी उसको हम क्या कहेंगे, इलास्टिक डिमांड कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, इलास्टिक डिमांड कहेंगे। सर इसकी कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल, हमारे पास जितने भी ये गारमेंट्स के आइटम है ना, ये जो खादी हो गया, गुल अहमद हो गया, और आपके पास अलकरम हो गया, ये सारे के सारे जो ब्रांड हैं जिनके मार्केट में सब्स्टिट्यूट ज्यादा हो, जिनके मार्केट में सब्स्टिट्यूट ज्यादा हो, इन सब की डिमांड क्या होती है, इलास्टिक होती है। जिनके मार्केट में सब्स्टिट्यूट ज्यादा हो, जिनके मार्केट में कंपेटिटर ज्यादा हो, इन सब की डिमांड क्या होती है, इलास्टिक होती है। बर्गर्स खाने जाते हैं आप लोग, पिज्जा खाने जाते हैं, खाना खाने जाते हैं आप लोग डिफरेंट जगहों पर, इनकी डिमांड भी ज्यादातर क्या होती है, इलास्टिक होती है। तो इंशाल्लाह मैं आपको कल समझाऊंगा इसके बारे में फर्दर डिटेल। यहाँ तक मेरे साथ है? तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं, कल मैं आपको फर्दर डिटेल पे बात करूंगा इंशाल्लाह। तो ये डायग्राम की फोटो आप खींच लें, एंड पीछे जो